नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड। आज हमारे साथ एक बहुत ही एमिनेंट गेस्ट हैं। एमिनेंट इसलिए भी हैं, एक तो वो भारत की सबसे बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और दूसरा कारण ये है कि जिस विषय के वो प्रोफेसर हैं वो विषय हमारी दिनचर्या का हिस्सा है, और आने वाले टाइम में आजकल भी हम बहुत ज़्यादा उस विषय के लिए चिंतित भी हैं और बात भी कर रहे हैं, और आने वाले समय में हम देख रहे हैं फ्यूचर में बहुत कुछ उस विषय पे आधारित होगा, कोर्सेज भी, करियर्स भी और युवाओं का भविष्य भी। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र नागर। नमस्ते सर, वेलकम टू द स्टूडियो। नमस्ते। और सर दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंबेडकर कॉलेज में एनवायरनमेंट साइंस के प्रोफेसर हैं। वेलकम टू द स्टूडियो सर। थैंक यू मैम। सर मैं चाहूँगी आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दीजिए प्लीज़। जी। मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र नागर है और मैं गांव दुजाना, जिला गौतम बुद्ध नगर से मैं बिलोंग करता हूं, और वर्तमान में मैं गाज़ियाबाद राजेंद्र नगर में रहता हूं। और जैसे मैडम ने बताया कि वर्तमान में मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। जहाँ तक, क्योंकि हम लोग गांव से हमने शुरुआत की है, तो मेरी स्कूली शिक्षा भी गांव से हुई है, दुजाना से। फिर मीरभोज कॉलेज से मैंने 12th किया है। उसके बाद मैं मेरठ कॉलेज से मैंने बीएससी किया, और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से मैंने, जिस विषय में हम बात करेंगे एनवायरमेंटल साइंस में, उसमें एमएससी किया है। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने इसी में अपनी पीएचडी कंप्लीट की है। सर पीएचडी का आपका क्या रहा, थीसिस का विषय? हाँ, मेरा जो पीएचडी का, क्योंकि मैं अगर आप कहें तो मैं बिल्कुल एक हार्डकोर एनवायरमेंटलिस्ट हूँ। अच्छा। मैंने एमएससी के बाद फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक वल्लभ भाई पटेल चेस इंस्टीट्यूट है दिल्ली विश्वविद्यालय में। इट इज़ प्रीमियर इंस्टीट्यूट इन एशिया फॉर द रेस्पिरेटरी मेडिसिन। अस्थमा की जो बीमारी है उसके लिए सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है। यहाँ मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अच्छा। मेडिकल कॉलेज भी है वो, और रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अच्छा। तो यहाँ मैंने एज ए JRF पहले ज्वाइन किया, और फिर मेरा रजिस्ट्रेशन वहीं हुआ। फिर मैंने पटेल चेस इंस्टीट्यूट और डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी यूनिवर्सिटी से अपना पीएचडी कार्य किया। और मैं ये भी, मुझे बहुत खुशी होती है कि जो आज इस देश का सबसे बर्निंग इशू है दिल्ली एनसीआर में जो पॉल्यूशन है, मेरा पीएचडी का कार्य इसी पे है कि इफ़ेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन और रेस्पिरेटरी ऑफ चिल्ड्रन की, जो ये पॉल्यूशन होता है उससे बच्चों को क्या क्या रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है, अगर पॉल्यूशन ज़्यादा है तो प्रॉब्लम है नहीं है। तो वो हमने काफ़ी अच्छे लेवल पर उसका रिसर्च किया है, और इंटरनेशनल पेपर में उसको पब्लिश भी किया है। ओके। तो सर बात हम एनवायरनमेंट साइंस की कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो, क्योंकि बेसिक हमारे पॉडकास्ट का यही रहता है कि हम करियर संबंधी चर्चा पहले करते हैं, फिर सामाजिक एस्पेक्ट्स को ऐड करते हैं। सर तो मेरा सवाल आपसे ये है कि एनवायरनमेंट साइंस जो सब्जेक्ट है, इसमें क्या क्या कोर्सेज हैं और किस तरह के करियर्स हैं आने वाले टाइम में, थोड़ा सा युवाओं को बताइए प्लीज़। मैं बिल्कुल, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि एनवायरनमेंट जो एक कोर्स है खाली एनजीओ या ऐसे ही लोग अवेयरनेस करते हैं, लेक्चर देते हैं, जबकि मैं बताना चाहता हूँ कि ये एकदम बहुत ही मॉडर्न और एमिनेंट कोर्स है, और ये प्रोफेशनल कोर्स में आता है। प्रोफेशनल ऐसे कोर्स हैं जिनमें जॉब के अवसर ज़्यादा है। जैसे कुछ ट्रेडिशनल कोर्स है, जूलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स, ये प्रोफेशनल है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ऐसी एनवायरमेंटल स्टडीज़। इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ जी। अगर जैसे, क्योंकि एनवायरमेंट कोई बहुत पुराना वर्ड नहीं है हमारे लिए। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था और ये इम्प्लीमेंट हुआ 1950 में, तो उस समय का अगर आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो एनवायरमेंट वर्ड नहीं है उसमें। एनवायरमेंट, पॉल्यूशन, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस ह्यूमन राइट की बात हुई है इस तरीके से। क्योंकि दिक्कत क्या थी, और वो सही भी थी, उस समय हमारे जो देश में कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी एनवायरमेंट से रिलेटेड, ना एयर पॉल्यूशन था, ना वाटर था। जो प्रॉब्लम लगी उसको आइडेंटिफाई किया, मतलब एड्रेस किया कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे देश में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, एग्रीकल्चर का विस्तार हुआ, और ट्रैफिक, मतलब वाहन बनाए गए। उस समय तो हम बैलगाड़ी और उन सब चीज़ों से चलते थे। तो होते होते 1970-80 तक आते आते हमारे हिंदुस्तान में भी काफ़ी एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम होने लगी।
तो वैसे तो काम थोड़ा सा एक्ट की नज़र से देखें तो 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें लेट श्रीमती इंदिरा गांधी जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया और वो काफ़ी ज़्यादा उसको लेके सीरियस हुए। उन्होंने आने के बाद पहले 1974 में वाटर एक्ट बनाया, फिर 81 में एयर एक्ट बनाया, लेकिन ये हमारी एजुकेशन में शामिल नहीं हुआ। तो 84-85 के आसपास एक ग्रीन लॉयर थे, मैं उनको रिकॉग्नाइज करना चाहूँगा, मिस्टर MC मेहता जी। उन्होंने केस दायर किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कि आजकल हम इतने एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं और ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें अवेयरनेस मिलनी चाहिए, तो ये एजुकेशन का हिस्सा बने। और ये फिर केस सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी लेके आपका स्कूलिंग से लेके और डिग्री तक कि ये मस्ट होना चाहिए। और क्योंकि मैंने MSc की है तो मैं आपको बता देता हूँ कि 90 के बाद ये सारी यूनिवर्सिटीज़ में लॉन्च हुआ। जैसे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में 96 में आया, मैंने जो मेरा जो बैच था वो 4th था। 90 के बाद ही JNU में, DU में, और आज की डेट में मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जहाँ पे MSc और PhD की सुविधा नहीं है ये एनवायरमेंटल साइंस की। नहीं सर, मुझे भी याद आ रहा है लेट 90s में 98-99 की बात है, तो हम लोगों ने भी एज अ जनरल सब्जेक्ट इसको पढ़ा था, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें ये डिसीजन था मैम कि एक तो हम अपने स्टूडेंट्स को बताएं वो अवेयर हो जाए, दूसरा अब इसमें जैसे कोर्स कौन कौन से हैं जी। तो इसमें क्या है, एक तो MSc है, आप MSc कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद, और कुछ जगह तो ऐसा आपका BSc मैथमेटिक्स साइंस में है या आपका बायोलॉजी में है। उसके बाद आप सर साइंस स्ट्रीम वाले ही कर सकते हैं इसमें मास्टर्स? वैसे तो साइंस स्ट्रीम वाले कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने देखा है MA इन एनवायरमेंटल स्टडी भी शुरू किया है। तो MSc में क्या, जैसे मैडम की एनवायरमेंटल साइंस में MSc है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में MSc है, और अब कुछ यूनिवर्सिटी ने इसको MTech की डिग्री भी देना स्टार्ट किया है। और जितनी IITs है देश की, जो हमारी सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन है, सभी यूनिवर्सिटीज़ में PhD होती है इसी विषय में, एनर्जी में, वेस्ट मैनेजमेंट पे, एनवायरमेंट में। अब BTech आप कर सकते हैं, BTech के लिए है सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। सारे IITs में ये एक मतलब डिपार्टमेंट खोल दिए गए हैं और आप PhD तक कर सकते हैं। मतलब आप, और अभी तो मैंने देखा पिछले साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी में BSc ऑनर्स भी आ गया एनवायरमेंटल साइंस में। तो धीरे धीरे, और बाकी स्कूलिंग में अवेयरनेस के लिए ये 6th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। तो आप इसमें MBA कर सकते हैं, MSc कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं, BTech कर सकते हैं, और कुछ डिप्लोमा। एक सवाल पूछूं आपसे बीच में, इसको STEM कोर्सेज में कंसीडर किया जाता है? बिल्कुल, क्योंकि हम विदेश में जाते हैं अगर आप मास्टर करने के लिए, तो वहाँ तो STEM और नॉन STEM, तो एनवायरमेंट साइंस STEM स्ट्रीम के अंडर में आएगा। स्ट्रीम में है। जैसे आज की डेट में सवाल यही था कि अगर खाली अवेयरनेस के लिए होता, जैसे अंडर ग्रेजुएट में क्या भी प्रॉब्लम है स्कूलिंग में, कि अगर जैसे DU की मैं बात करूं, हमारे क्या ये AEC है, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, कि आप इसे पढ़ेंगे एक बेसिक नॉलेज के लिए, चाहे आप BA कर रहे हो, BCom कर रहे हो, BSc कर रहे हो, लेकिन इससे आपका कैरियर नहीं बनेगा। तो बात यह है कि अगर आप कैरियर ओरिएंटेड सिलेबस नहीं बनाएंगे तो कोई इसमें क्यों जाएगा। इसलिए इसमें आप विदेश में जाए, बल्कि इंडिया से ज़्यादा अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, बहुत विदेशों में क्या है, यूनिवर्सिटी में अगर STEM कोर्सेज है, साइंस, टेक्नोलॉजी और मैथ्स वाला, जी। तो उसमें आपको OPT ज़्यादा लंबे टाइम का मिलता है। और अगर आप आर्ट्स वाले कोर्सेज में जाते हैं तो वहाँ 2 साल का है अगर US में, तो STEM वाले कोर्सेज में 3 साल का है। तो मेरा सवाल यही था कि एनवायरमेंट साइंस तो STEM कोर्सेज में आएगा, फिर साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ वाली कैटेगरी में उसी में ही आएगा, है ना? यही मेरा सवाल था सर। आपने कोर्सेज बता दिए सर, MSc भी हो रही है और इस पर रिसर्च भी हो रही है। अब तो आप कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग होने लगी है। इंजीनियरिंग होने लगी। तो सर ये तो कोर्सेज हो गए। हम करियर्स की बात करें तो सरकारी और गैर सरकारी डिपार्टमेंट्स में किस तरह की नौकरियां हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात है। यही था कि अगर आपने सिलेबस या कोर्स बनाया और उसका कुछ जॉब में नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता और वो कोर्स चलते भी नहीं है। तो मैंने जैसा आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये प्रोफेशनल डिग्री है, जैसे कि इसका जॉब ओरिएंटेड कोर्स है।
तो मैं पहले जैसे गवर्नमेंट जॉब की बात करता हूँ हाँ जी। कि कौन कौन से जॉब में हम इसमें जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो टीचिंग, जितने भी हायर एजुकेशन चाहे जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं सब में एनवायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट है। तो आप जैसे अगर आप एमएससी पीएचडी या एमटेक पीएचडी है, या अब तो ये भी है कि एमएससी के बाद आपका अगर नेट है, नेट जेआरएफ है, तो आप सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर जा सकते हैं। मैक्सिमम जितने कॉलेजेस है डीयू के 70-72 कॉलेज है, सभी में 2 से लेकर 10 टीचर तक की वैकेंसी है कि जो अंडर ग्रेजुएट को पढ़ाते हैं। तो टीचिंग में ऑल इंडिया लेवल पे इसका बहुत अच्छा है, सारी गवर्नमेंट है। दूसरा, आप साइंटिस्ट बन सकते हैं जी। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है, सारे स्टेट के एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, उनमें आप जा सकते हैं। सेंटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, एक सेंटर में इसमें कई सौ साइंटिस्ट होते हैं। ऐसे ही सभी स्टेट में स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैं, उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट की जगह होती है। दूसरा कि इसमें क्योंकि एनवायरनमेंट में आप पॉल्यूशन भी पढ़ते हैं, इकोलॉजी भी पढ़ते हैं, फॉरेस्ट भी पढ़ते हैं, बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हैं। तो जैसे हमारा देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, FRI है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उसमें आप वन्य जीवन पे और उन पे सब पे काम कर सकते हैं। फॉरेस्ट में आप जा सकते हैं। और बहुत सारे और भी धीरे धीरे हमारी एजेंसीज़ है, गवर्नमेंट है, इंटरनेशनल लेवल पे जैसे UNEP है, UN एनवायरनमेंट है, और इंटरनेशनल तो बहुत सारी आपको जॉब्स हैं। और अभी ये कोशिश हो रही है, ये भी कुछ हमारे साथी फाइट कर रहे हैं कि ये डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में तो इसका टीचिंग में है, अभी मैं टीचिंग बता रहा हूँ, लेकिन क्या है कि ये स्कूलों में नहीं है। हाँ। PGT नहीं है इसके। तो ये हो रहा है कोशिश कि आप जैसे सभी विषय के TGT PGT होते हैं, तो एनवायरनमेंट का भी एक TGT PGT होना चाहिए। साइंटिस्ट हो गए, ये हो गए। दूसरा, अगर मैं अब प्राइवेट कॉरपोरेट की बात करूं, यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जैसे MBA की ज़रूरत है मैनेजमेंट के लिए। तो सभी कॉरपोरेट्स में जो भी बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल हो, नेशनल हो, उन सभी में एक डिपार्टमेंट बना EHS, एनवायरनमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी। तो एनवायरनमेंट कवर करने के लिए MSc और MTech उनको सीधी भर्ती होती है। और मैंने देखा 25-30 हज़ार से लेके 3-4 लाख तक के पैकेज पे पर मंथ 20-20, 25-25 लाख का पैकेज उन्हें मिलता है। और अगर आपने MSc के साथ कोई सेफ्टी में डिप्लोमा कर लिया, काफ़ी यूनिवर्सिटी डिप्लोमा कराती, मैंने भी किया था इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में, तो उसको आप सेफ्टी में भी कर लेंगे। तो एक तो कॉरपोरेट में है। दूसरा क्या है कि कॉरपोरेट में EHS के साथ साथ एक जितनी भी कॉरपोरेट एजेंसी मतलब कोई भी नया प्रोजेक्ट लाती है, तो उनको EIA कराना होता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। यानी जैसे अगर मैं आज कोई इंडस्ट्री लगाना चाहूँ, तो सबसे पहले मुझे एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट से। तो वो कब मिलेगा? जब मैं उस पूरे प्रोजेक्ट का EIA कराऊंगा। EIA करेंगे एनवायरमेंटल कंसल्टेंट। तो बहुत सारे हमारे देश में कंसल्टेंसीज और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टाइप है, जो बड़े बड़े मॉल्स के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, कॉलोनी के और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के, हाउसिंग सोसाइटी के EIA करती है, फिर क्लियरेंस लेती है। तो उसमें हमारे बहुत सारे MSc PhD बहुत स्कोप है। ये आपका हो गया। बहुत सारी NGO हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल की जो अच्छा काम करती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक NGO है सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। मैंने उसमें कभी एक एज ए वॉलंटियर और असिस्टेंट पर काम किया था। उस समय भी उनके 40-50 करोड़ का टर्न मतलब बजट था पर ईयर का। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट है CEE, जिसने पूरा ये सिलेबस बनाया। ऐसी बहुत सारी है। बाकी इंटरनेशनल लेवल में ग्रीन पीस है, बहुत है। तो आप उधर जा सकते हैं। आपको क्या थोड़ा सा स्किल अपना डेवलप करना है। जैसे अगर आप EIA में जा रहे हैं तो थोड़ा EIA की तरफ चले जाएंगे, उसमें अपनी एक्सपर्टीज़ करिए। आपको कहीं अगर जैसे आज मैं आपको बताऊं, मैंने एक सर्टिफिकेशन किया था ग्रीन टीचर। जी वो लोग कराते हैं, 3 दिन की एक उनकी कोर्स होता है, उसके बाद वो सर्टिफिकेट देते हैं आपको ग्रीन टीचर का। हाँ जी। और ग्रीन स्कूल्स का सर्टिफिकेट भी देते हैं, आपके स्कूल में कितनी सस्टेनेबिलिटी आप फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल वो काम मैं बताऊंगा, हमारी सोसाइटी भी करती है जी। तो ये आपका हो गया, NGOs का आपका हो गया। और एक और है लेबोरेटरीज। जैसे बहुत सारी लेबोरेटरी बनाई है लोगों ने ऑलरेडी, वो भी प्राइवेट लिमिटेड टाइप, जो ये मॉनिटरिंग करती है। जैसे EIA में क्या आपको पूरा सॉइल एनालिसिस, वाटर एनालिसिस, एयर एनालिसिस सारा करना है। तो लेबोरेटरी में बहुत सारे सैंपल आते हैं। तो आप MSc के बाद थोड़ा सा उसको सीख लें किसी भी लैब में जाके, तो आप अच्छा
30-40 हज़ार की आपको जॉब हो सकती है। ये आपका प्राइवेट हुआ। जी। अब मैं बताता हूँ कि सपोज मुझे जॉब नहीं करनी और मैं अपना सेल्फ एज ए बिजनेस या सेल्फ प्रोफेशन स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आप अपनी एनजीओ स्टार्ट कर सकते हैं, ट्रस्ट बना सकते हैं और उसमें आप प्रोजेक्ट ले सकते हैं। सरकार भी प्रोजेक्ट देती है। एक CSR फंड होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो बड़े अच्छे प्रोजेक्ट आप उनको ला सकते हैं। बहुत NGO बड़ा का रोल है इसमें, बहुत बड़ा रोल है। दूसरा मैडम, क्या आजकल इसमें बहुत सारे स्टार्टअप शुरू हुए हैं। इस फील्ड के स्टार्टअप सबसे अच्छे जा रहे हैं। रीजन बीइंग कि इंटरनेशनल इतना प्रेशर है सभी सरकार के ऊपर कि लोगों ने, जैसे मैं देख रहा हूँ 2-3 स्टार्टअप है वेस्ट मैनेजमेंट के, जो वेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं, ई वेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं और उनके टर्नओवर करोड़ में हैं। उन्होंने पहले खुद शुरू किया, फिर 10 लोगों का जोड़ा और बहुत सारी और NGO हैं। तो इसमें देखो, अगर आप कोई करना चाहता है तो स्कोप इतना ज़्यादा है कि वो अपनी जॉब भी पा सकता है, खुद भी अपना बिजनेस बना सकता है। वो 10,000 रुपये से लेकर 10 करोड़ तक का अर्निंग कर सकता है। इट इज़ डिपेंड ऑन इंडिविजुअल कि आप किस तरीके से अपना स्किल डेवलप करते हो। राइट सर, मैंने एक चीज़ देखी है अभी, जैसे कुछ देशों की यात्रा की हम लोगों ने, पहले छोटे बड़े हर जगह जहाँ भी की, मैंने एक चीज़ भारत में और बाहर जो मैंने डिफरेंस देखा है, दे आर वेरी अवेयर अबाउट देयर एनवायरनमेंट। और सर वेस्ट सेग्रीगेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलीजियसली फॉलो करते हैं लोग। हमारे यहाँ तो हम सारा कूड़ा एक जगह डाल देते हैं, वो बहुत रिलीजियसली अलग अलग तरह के उसमें डालते हैं, गार्बेज कलेक्शन। और सर एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस मैंने देखी कि जो ये पीने वाली पानी वाली बोतलें हैं, वो ढक्कन उसका जोड़ के रखते हैं। जी जी, बिल्कुल। हमारे यहाँ क्या होता है, ढक्कन अलग फेंक देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो लोग इसको एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने की वजह से, जिससे कि वो 2 जगह कूड़ा ना जाए, बॉटल के साथ ही ढक्कन को भी कनेक्ट करके रखते हैं। बिल्कुल सही बात। तो सर मेरा सवाल ये है आपसे, वैसे तो अवेयरनेस की बात है, इस अवेयरनेस को कैसे बढ़ाया जाए? हम भारतीयों में ये प्रैक्टिस ही नहीं है, एक्चुअली डिसिप्लिन ही नहीं है, क्लीनलीनेस के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है सर। बिल्कुल बहुत गंदगी है हमारे यहाँ। ये बहुत अच्छा सवाल है कि जैसे अभी हमने इसके जॉब ओरिएंटेशन और स्टार्टअप की बात करी, जो भारत जैसे देश हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, आप देखिए मैडम कि क्या है कि डेली इंफ्रास्ट्रक्चर हम बढ़ा रहे हैं। जहाँ बैठे हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा का जो पार्ट है, कि 25 साल पहले क्या स्थिति थी और आज आप देखिए कितनी हाई राइज बिल्डिंग बन गई है। इन सभी में जितने रेजिडेंट आते हैं, अगर कोई गांव में रहता था तो वो रूरल वेस्ट जनरेट करता था। गांव में अपना एक सिस्टम होता है, कुछ वेस्ट आया वो भी अपना डिकम्पोज और वो मैनेज हो जाता है। लेकिन जो अब अर्बन में रहता है, अर्बन वेस्ट वो डेली प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और ये पूरे देश में बहुत बड़ी समस्या है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने भी चैलेंज है, स्टेट गवर्नमेंट के सामने भी, जितनी अथॉरिटीज़ है। अभी भी हमारे किसी भी डेवलपमेंट एजेंसी के पास एक कोई प्रॉपर सिस्टमेटिक प्रोसीजर नहीं है कि हम कलेक्शन से लेकर और डिकम्पोजिशन तक जो भी हमारे इसमें फेज़ हैं, कलेक्शन करें, सेग्रीगेशन करें, फिर ट्रांसपोर्ट करके उसका डिकम्पोजिशन करें, रिसाइकलिंग करें। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। इसकी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। सरकार को भी, प्राइवेट जो NGOs हैं, कंसल्टेंसीज़ है, रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन हैं, या हमारे जैसे जो इंडिविजुअल है, क्योंकि वेस्ट कोई खाली इतना नहीं है कूड़ा आपने फेंक दिया। हमारा पर्सनल हेल्थ और हाइजीन, हमारा जो पूरा का पूरा जितने एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, या क्लाइमेट चेंज, जितनी भी प्रॉब्लम्स है वेस्ट से जुड़ी हुई है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आज एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आया, वो विदेश से आया लेकिन इंडिया में भी शुरू हुआ है, वेस्ट टू वेल्थ। ये वेल्थ इसलिए कि मैंने बताया ना, ऐसे कुछ ग्रुप्स हैं जो हम भी जानते हैं कि वो इस वेस्ट से करोड़ों रुपए कमा रहे बाय द बिजनेस। और इसमें अभी भी कितने करोड़ों से ज़्यादा लोगों का इसमें जीवन यापन हो रहा है। लेकिन क्या कि सारा जो है वो मतलब एक प्रकार से कोई प्रोसीजर या कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें बहुत अच्छे तरीके से एक छोटे स्तर पे, कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट है तो जो वहाँ का नगर निगम है, या कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी है, या कोई नगर पालिका है, या कोई गांव भी है। क्योंकि देखिए, आप जैसे बहुत छोटा एग्जांपल हम लेते हैं,
आप अपने घर का देखिए, जी। मॉर्निंग से लेके नाइट तक आपके घर में कितना वेस्ट आता है। आपकी जो बकेट होगी वो पूरा भर जाती होगी। जी। फ्रूट्स के जो छिलके हैं, बच्चों के लिए कुछ भी, चाहे आपके चिप्स है, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक की बोतल, पानी की, फिर आप किचन वेस्ट जो भी फल के सब्जियों के छिलके, अब क्या हमारा वो मिक्स होकर चला जाता है। तो इन सब में बहुत काम करने की जरूरत है। ये बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल अच्छा सवाल था और ये सवाल एड्रेस होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ एक प्रैक्टिस मैंने देखी है हमारी सोसाइटी में, सैटरडे को प्लास्टिक कलेक्शन होता है और फिर गाड़ी आती है ले जाती है, और उन लोगों ने इतनी सारी बेंचेस बना दी हैं उससे, कुछ बॉक्सेस बना दिए हैं कलेक्शन के लिए। तो ये भी अच्छा है रिसाइकिल करना। सर एक सवाल और है मेरा कि हमारे यहाँ के इंस्टीट्यूट्स में, हमारे यहाँ की कंपनीज में, मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट्स में उस तरह से नहीं फॉलो कर रहे। मैं देख रही हूँ जो बड़े ब्रांड्स हैं या विदेशों के खास तौर से, वो सस्टेनेबिलिटी पे बहुत काम कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ तो फैब इंडिया जैसा शायद एक आधा ही ब्रांड है और वो भी चल नहीं रहे हैं। चल नहीं रहा है, बिल्कुल। जो भी क्योंकि वो डेफिनेटली थोड़े से महंगे हैं क्योंकि उन्हें सस्टेनेबल गोल्स पे, लेकिन हमारे यहाँ सस्ता फैशन सही बात है, चलता है बहुत ज्यादा। बिल्कुल। तो उसके जब तक लोगों को नहीं बताए जाएंगे बैड रेपरकशंस के, सस्ता फैशन आपने ले लिए 100-200 रुपए के, पर आपको पता नहीं कि उसके पीछे कितना चाइल्ड लेबर एक्सप्लॉइट हो रहा है, कितना पानी लग रहा है। तो ये अवेयरनेस फैलाने की मुझे लगता है सर जरूरत है हमारे यहाँ के। बिल्कुल मैम, जरूरत है। आपने जैसे विदेश का शुरू में भी एग्जांपल दिया था जी। उनके यहाँ क्या ना, पूरा एक सिस्टम है। उनके यहाँ क्या है कि जो भी प्रोड्यूसर है, जो भी प्रोड्यूस करता है, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मैनेजमेंट की। जैसे आप फॉर एग्जांपल, आप अगर मोबाइल फ़ोन बनाते हैं, ठीक है, या सैमसंग कंपनी, हम ऐसे ले लेते हैं, सैमसंग कंपनी है, वो मोबाइल फ़ोन बनाती है, तो वो जब वेस्ट हो जाएगा 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद, तो उसको कलेक्शन करना, उसको मैनेजमेंट करना, वो उस कंपनी की है। इंडिया में भी वो सारे नॉर्म्स आए हैं जो हमारा 2016 का वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट है, उसमें है। मतलब यहाँ तक भी है, आपने देखा होगा, हम वो जूस पीते हैं, जूस, और आपका मतलब बहुत सारे छोटे छोटे बोतल आते हैं, प्लास्टिक के आते हैं, कैन आते हैं, तो ये उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको वो कलेक्ट करें और मैनेज करें। जैसे मेरे एक दोस्त बता रहे थे अमेरिका में कि जैसे उन्होंने एप्पल फ़ोन लिया जी। और 2 साल बाद उनको लगा कि भाई मुझे अब नया लेना है, तो वो डायरेक्ट जाएंगे शॉप पे, उनके मुश्किल से 10-20% कटेंगे और वो उसके दे के नया ले आए। लेकिन इंडिया में आप जाएंगे, नहीं सर, इंडिया में मैं बताती हूँ आपको वो आपके पता चली कि आपका 1 लाख का फोन आपके बोलेंगे 20,000 दे दो, 15,000 दे दो। कल एक्चुअली मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आप स्टोर पे ही जाके, पर वो कंपैरेटिवली मुझे लगता है बाहर वालों से ज्यादा दे रहे हैं। मैं कल परसों एक एप्पल स्टोर पे गई, तो मैंने उससे पूछा कि एप्पल 15 प्रो या 16 का उसने पूछा था, तो उसने कहा था कि आपका 40-50 में चल एप्पल स्टोर ले लेगा उसको। तो शायद ये जानने की जरूरत है कि अगर आपको अपना फोन चेंज भी करना है तो आप जाके कंपनी के स्टोर पे ही करिए, कंपनी पे करिए। और ये कंपनी की बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ये नैतिक जिम्मेदारी है कंपनी, सभी वेस्ट की। आपका टीवी खराब हो, आपका एसी खराब हो, आपका मोबाइल फ़ोन ख़राब हो, या आपके घर में जो भी प्लास्टिक जो भी आइटम है, फैन, वो सब उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन क्या है, हमें अवेयरनेस नहीं है, हमारे घर में डम पड़े रहते हैं। और मैं वेस्ट में ये जरूर कहना चाहूँगा कि देखो नोएडा तो बहुत डेवलप जगह है जी। या नोएडा में भी कुछ ऐसी सोसाइटीज़ जिनका RWA अच्छा समझदार है, लेकिन ये जस्ट एक एग्जाम्पल है कि हमारा जो वेस्ट है, इसमें जो हमने स्टडी किया, सबसे बड़ा जो साइंटिफिक फिनोमेना वो है दैट इज सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। अगर आपने उसको एट सोर्स जहाँ जनरेट हुआ वहीं पर उसको सेग्रीगेट कर दिया, यानी 2 बकेट है, आपका किचन वेस्ट एक में चला गया, दिन भर का जो दूसरा सूखा था वो चला गया, और वो आगे तक ऐसे ही रहे। तो रिसाइकल करना और उसको डिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, उससे कंपोस्ट बनाना बहुत आसान है। और जो आपने इंडस्ट्री की बात की थी जी मैडम, ये कानून है कि जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज है, इंस्टीट्यूशन है, अगर आप किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हैं, तो एक कंपलसरी है कि उनको जीरो वेस्ट होना पड़ेगा। मतलब उनका अपना सारा वेस्ट अपने ही कैंपस में उसको पूरी तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। वो एक जरा सा भी मतलब 1 ग्राम भी बाहर नहीं निकाल, या तो आप रिसाइकल करिए, बेच दीजिए, या जितना आपका किचन वेस्ट और हॉर्टिकल्चर वेस्ट है उसको आप खाद बना के करिए। अगर ऐसा हो जाएगा तो आपकी
सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अच्छा सर, आप तो काफ़ी काम करते हैं, तो ये जो कम्युनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला क्राइटेरिया है, ये ज़्यादातर कंपनीज इसको करती हैं फॉलो? कुछ कर रही हैं, कुछ तो सेल्फ अवेयर हैं जो सोचते हैं कि हमें करना चाहिए, कुछ प्रेशर में हैं। लेकिन अब अगर हम लोग भी स्टडी करते हैं, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा अभी भी जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है वो रात बेरात सब निकाल देते हैं, इंडस्ट्री निकाल देती है। जो मैं देखता हूँ बहुत सारी इंडस्ट्री जीरो वेस्ट होनी चाहिए, ZLD होनी चाहिए, यानी लिक्विड बिल्कुल बाहर ना जाए उनका, वो सब चीज़ें हो रहा है, उसमें करप्शन है बहुत सारे। हमारे यहाँ तो अभी धुआं फेंकने वाली चिमनियाँ भी हैं। आपको मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ तो कोई नियम ही नहीं है, कोई नियम आप नहीं है। दिल्ली NCR में प्रॉब्लम तो यही है कि आप 10 करोड़ का, 5 करोड़ का, या गुरुग्राम में मैंने देखा 50-50, 60-60 करोड़ का फ्लैट खरीदते हैं, लेकिन आप जैसे ही खिड़की से देखेंगे तो पॉल्यूशन है। अभी ठीक है, अब आप अभी बारिश में निकलेंगे, नहीं आप बारिश में निकलेंगे तो देखेंगे गड्ढे और गड्ढों में पानी, आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी, आप 1.5-2 घंटे जाम में रहेंगे। तो अर्बन प्लानिंग, हाँ मैडम, अर्बन प्लानिंग भी एनवायरमेंट का ही पार्ट है। एनवायरमेंट एंड अर्बन प्लानिंग, अर्बन मैनेजमेंट, ये सारे मतलब कनेक्टेड है। हम लोग ये बोलते हैं, पढ़ते भी बच्चे, कि जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है, यानी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारे कोर्सेज से कनेक्ट करता है। तो ये अच्छा था कि हम लोग इसको एड्रेस करें और आपके माध्यम से वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ये अवेयरनेस फैले और ये हमारी एक पर्सनल जिम्मेदारी बने। और जहाँ में लगता हो, अगर आपको लगे आपकी कॉलोनी सही तरीके से नहीं करनी तो आपको कंप्लेन करना चाहिए। एनवायरमेंटल खुद अवेयर भी होना चाहिए। नहीं मैडम, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में सभी इंडिविजुअल्स को राइट है कि आप देखते हैं अगर आपके आसपास कोई एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, कोई पेड़ को काट रहा है, वेस्ट सही नहीं कर रहा, अगर आपकी कॉलोनी के गेट पर किसी ने वेस्ट डाल दिया तो यू कैन कंप्लेन। आप तो NGT जा सकते हैं, उन पर जुर्माना होगा, 5-5 करोड़ रुपए भी जुर्माना लगा है। हाँ, वो तो एक बहुत बड़ा, मतलब मैं कोई पार्टीबाजी नहीं, लेकिन मैं दिल से तारीफ करना चाहूँगा कि 2010 में 2 बहुत क्रांतिकारी चीज़ें हुई थी देश में एनवायरमेंट के लिए। एक तो ये NGT बना, इसने मतलब इतना काम किया जितने पिछले 40-50 साल में गवर्नमेंट, NGO, कंपनी सब ने मिलकर किया, उतना 5 साल में जस्टिस स्वतंत्र कुमार जी के चेयरमैनशिप में इतना ज़्यादा काम हुआ है कि लोगों को पता चला कि एनवायरमेंटल लॉ को ब्रेक करना कितना ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो आप जा सकते हैं, उसमें केस कर सकते हैं। तो ये आया, और दूसरा आया था हमारा जो ये गंगा नदी को लेकर NGBRA बना था, नेशनल रिवर फॉर मतलब गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। तो कुछ चीज़ें थी, अब भी उन पर काम हो रहा है, सरकार तो करती है, लेकिन आप सब जानते हैं कि किस तरीके से देश में काम होता है। अच्छा सर, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो बहुत वास्ट है SDG गोल जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो हमारे ये 17 गोल्स हैं। तो एक तो अभी मैं और आप बात कर रहे थे कि 2015 से 30 तक का वो रखा गया है इसके लिए। तो सर इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिए प्लीज। कैसे? बिल्कुल, वैसे तो ये बहुत ही वाइड विषय है। नहीं, लेकिन आपका बहुत अच्छा सवाल है, वाइड है जी। हम तो इस पे खुद 3-4 दिन की समिट भी प्लान कर रहे हैं इंडिया में, अब्रॉड में। अच्छा। कुछ यूनिवर्सिटीज से हमारा है, वो चाहते हैं हम उनके कैंपस में करें। ओके। तो SDG क्या है कि मतलब अगर मैं भारत की भाषा में बोलूं जी, अगर इफ़ यू विल अचीव ऑल द SDG एज ए नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल, तो हम ये कह सकते हैं कि रामराज आ गया, जो हम पढ़ते हैं ना पुराने जमाने में कि रामराज का मतलब कोई समस्या ही नहीं है। SDG अगर आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं या अचीव कर लेते हैं, जो यूनाइटेड नेशंस ने दिया है, ना भारत में ना पूरी दुनिया में ना तो कोई सामाजिक समस्या रहेगी ना कोई आपको पर्यावरण समस्या रहेगी, ना कोई डेवलपमेंट की। यानी कि जैसे सामाजिक की आप बात करिए मैम, 0 हंगर, यानी कोई भी भूखा नहीं रहेगा, सबको खाना, ठीक है, नो पॉवर्टी। अब दोनों ऐसा, अगर पॉवर्टी दूर हो गई तो हंगर तो होगी नहीं, ठीक है। आपका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जो ये लड़ाई है सारी, फीमेल फेटिसाइड और ये वो सारा लिंग भेद, वो सब खत्म है। इक्वल एजुकेशन है, यानी जिसके लिए हम लड़ते हैं कि अरबपति का बच्चा भी और एक मजदूर का बच्चा एक जगह पढ़ेगा, ये सारे मतलब ये बहुत अच्छे हैं। जी। और अगर आप एनवायरमेंट का देखें, रिन्यूएबल एनर्जी है, वाटर का है, वाटर ऑन लैंड, वाटर एंड मतलब बिलो द लैंड, अंडर वाटर,
यानी आप ग्राउंड वाटर भी ठीक कर दे रहे हैं, सरफेस भी कर रहे हैं, आप एयर पॉल्यूशन को दूर कर रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट, स्मार्ट सिटीज़, ग्रीन सिटीज़, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एक्शन उसमें है। तो मैं ये कहता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य ये है क्योंकि हम तो इसे बहुत नज़दीक से वॉच करते हैं टीचर के तौर पे भी और वैसे भी एक सामाजिक कार्यकर्ता के, कि 30 नहीं, मुझे नहीं लगता कि 30 से आप और 50 करिए, 60 करिए, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी एजेंसी इसको लेके बिल्कुल सीरियस नहीं है। और कुछ काम होने दिखाई के लिए, लेकिन सस्टेनेबिलिटी का भी काम कुछ यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं, कुछ इंडस्ट्री कर रही है, लेकिन अगर हम गोल्स की बात करते हैं तो बिल्कुल भी जीरो हैं दुनिया के लेवल पे। मुझे नहीं लगता, जैसा आप चलो हिंदुस्तान की बात करिए, आपको कब लगता है कि आप नो पॉवर्टी को अचीव कर लेंगे? बताइए आप, कितने साल में हिंदुस्तान में कोई गरीब नहीं रहेगा? बताइए। मुझे लगता है ऐसा कभी, या जो अफ्रीका जैसे देश हैं, ठीक है, इतने गरीब देश हैं, देखो आप उनकी अभी भी कितने सारे लोग मतलब वो रह रहे हैं। दूसरा, आप नो हंगर, ये अभी सरकार भी कोविड के बाद जैसे राइट टू फूड है, ठीक है, लेकिन आप देखो ना कि कितने लोगों को हम सेल्फ डिपेंड कर पाए हैं इस देश में, कि जो अपना खाना वो मतलब कमा सके और खा सके। और एजुकेशन आप देखिए कि इस देश की जो गांव का प्राइमरी स्कूल है उसका लेवल क्या है, और जो आपके नोएडा के डीपीएस है, जो इंटरनेशनल स्कूल आ गए ग्लोबल, डीपीएस तो फिर भी अफोर्डेबल रेंज वाला हो गया। अब तो शिक्षा तो कहाँ जा रही है पता नहीं। आप ही बताएंगे नोएडा में सबसे महंगे स्कूल की कितनी फीस? 20,000 रुपए फीस। अब बताइए इस देश में कितने लोग हैं? मैं एक डाटा पढ़ रहा था, मुश्किल से 1% भी ऐसे लोग नहीं है पूरे कंट्री में जो मतलब करोड़ में कमाते हो, इवन 10 लाख से ज्यादा 1% है सर, वो 1% से भी फिर और ज्यादा कम हो जाता है। जैसे हम लोग प्रोफेसर हैं, हमें खुद लगता है कि हम शायद बहुत ही लोअर मिडिल क्लास हैं और हम भी आधी बार बहुत सारी चीज़ों के लिए तरसते हैं, और लेकिन जब हम देखते हैं कि लेकिन डाटा के अकॉर्डिंग तो हम 1% में आते हैं, तो जब हमारे जैसे लोग भी इतना है तो आप सोचिए क्या हालत है। शिक्षा में जो आदमी 50,000 रुपये कमा रहा है, 60-70 हज़ार रुपये जिसकी सैलरी है, वो आप मीडियोकर स्कूल में भी जाएगा तो उसकी 7 से 8 हज़ार रुपये तो है वहाँ। बिल्कुल। तो वो आदमी क्या कमाएगा, क्या खाएगा, कैसे बच्चे पढ़ाएगा? तो इसलिए एसडीजी की जब भी बात आती है तो मैं तो यही सोचता हूँ कि इन्होंने दुनिया में राम राज्य की बात कर दी। मतलब राम राज्य मतलब वो तो एक सिंबॉलिक है कि ऐसा सिस्टम जहाँ सब लोग सुखी हैं, कोई भेदभाव नहीं है, कोई गरीबी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो और इतना बड़ा भारत जैसे देश में कब गरीबी मिटेगी, कब शिक्षा बराबर की होगी, कब लिंग अनुपात जो वो सही होगा, और ये सारे इंडस्ट्रीज़ वगैरह। इसका प्रॉब्लम क्या है मैम, जो मैं सोचता हूँ, जब तक आप ये जो पूंजीवाद है, जब तक आप सारी चीज़ें प्रॉफिट से लेकर चलेंगे तब तक आप चीज़ों को इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे आप एक बात समझिए, आप जैसे मैं किसान हूँ जी, अब मैं खेती करता हूँ, एक तो मेरा ऑब्जेक्ट ये है कि मुझे अपने खेती में अच्छी फसल करके जितना हो जाए पौष्टिक और वो दे देना है, लेकिन जितना भी हो मुझे, लेकिन उसका मेरे जीने के लिए जितना पैसा हो मुझे मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर उसका प्रोडक्शन कम हुआ पौष्टिक के चक्कर में तो उसको तो अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो क्या करेगा, वो केमिकल फर्टिलाइजर डालेगा, वो पेस्टिसाइड डालेगा और आर्टिफिशियल तरीके से कई गुने ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि उसे पैसा चाहिए। तो वो पैसे की वजह से हमारा पूरा डिग्रेड हो गया एग्रीकल्चर, उससे बीमारी हो रही है, हेल्थ ख़राब होती है। ऐसे ही जितनी आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं वो ज़रूरत के आधार पर नहीं बनाती चीज़ें, वो प्रॉफिट के आधार पर चीज़ें बनाती हैं। और जब आप प्रॉफिट की बात करते हैं तो आप एनवायरनमेंट और सोसाइटी को दरकिनार करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये इसीलिए कंसेप्ट आया था 1992 में, जो फर्स्ट अर्थ समिट थी, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास, ऐसा विकास जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन के लिए ज़रूरी हो लेकिन आने वाली जनरेशन को किसी भी तरीके से डिस्टर्ब ना करें। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हम आज का सोचते हैं, हमें आज बहुत अच्छी सुख सुविधाएं चाहिए, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, चाहे हम जंगल को काट देंगे, हमने सारे जंगल काट दिए। एक तरफ आप एलटीजी हमने अपनी सॉइल में ऐसा कर दिए कि जिस तरीके की सॉइल क्वालिटी है, बहुत ऐसे डाटा हैं, नहीं लग रहा 20-25 साल उनमें फसल हो जाएगी। पंजाब जो अगवा था ग्रीन रेवोल्यूशन का, उसके बहुत सारी जो ज़मीनें हैं वो अनफर्टाइल हो गई है, और कहीं ऐसी है कि उनसे कैंसर होने लगा है।
भटिंडा ज़िले में कुछ गांव हैं जहां कैंसर के हर घर में पेशेंट है। और इस देश में ये भी एक मतलब दुर्भाग्य की खबर है, मैं आपको बता दूं कि उस ज़िले से पूना एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है कैंसर ट्रेन। कैंसर ट्रेन है वो वहाँ से चलती है पंजाब से, हर महीने पुणे जाती है। वहाँ कोई चैरिटेबल अस्पताल है, उसमें सारे कैंसर के पेशेंट जाते हैं या आते हैं। तो जिस पंजाब को हमने अगुवा बनाया और लीड किया ग्रीन रेवोल्यूशन को, उसका इम्पैक्ट ये है। उन्होंने अच्छा प्रोडक्शन करा, पूरे देश ने वाहवाही करी, लेकिन किस कॉज पे, किस बेस पे करा? आज वो कैंसर से मर रहे हैं, उनकी पैदावार खत्म है, क्योंकि बात प्रॉफिट की थी, बात प्रॉफिट की थी। तो मैं यही कह रहा हूँ, उनको ये नहीं बोला गया कि कोई ऐसा सिस्टम कि आपकी जो लैंड है आप प्रोडक्शन करिए, आपके परिवार को जो चीज़ चाहिए वो सरकार देगी। मैं कल टीवी देख रहा था, कोई मुझे बता रही थी, वहाँ एक रिपोर्ट थी BBC की कि अमेरिका में चाहे वो बिल गेट्स का बच्चा है, चाहे वो राष्ट्रपति का बच्चा है, या वहाँ कोई लेबर क्लास जो मैगडी पे या सड़क पे झाड़ू मारता है, जिस एरिया में वो रहते हैं, सपोज जैसे आप नोएडा के 1 किलोमीटर, जो स्कूल वहाँ होगा सरकारी, उसी में सबके बच्चे पढ़ेंगे। आप पढ़ा दीजिए IAS के बच्चे को और उस ऑफिस के चपरासी के बच्चे को एक साथ। तो ऐसा जब तक हम नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता SDG को हम 2030 तक तो नहीं पा सकते। शायद ये थोड़ा ऐसा स्टेटमेंट हो जाए निराशाजनक। नहीं, ये फैक्ट है सर। एक्चुअली यही निष्कर्ष है कि मतलब इफ इट इज इक्वल टू गुड गवर्नेंस, जहाँ गुड गवर्नेंस है वहाँ वो ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएंगे। बिल्कुल। बस इसमें मैं ये बात जोड़ना चाहूँगा कि इतनी निराशा के साथ भी हमें पॉजिटिव सोचते हुए एज ए इंडिविजुअल, एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एज ए ग्रुप जो भी हैं, हमें काम करना चाहिए। अगर हम निराश होकर बैठ के, वो भी गलत है। कुछ तो अचीव करेंगे, कुछ तो बेटर करेंगे। आ रही है अवेयरनेस तो आ रही है, नो डाउट काफ़ी आ रही है, लेकिन और जिस स्पीड से हमें अवेयरनेस चाहिए वो नहीं आ रही। और बहुत बेसिक चीज़ तो क्लीनलीनेस है हमारे देश में, उस पे ही नहीं है। मतलब वहाँ विदेशियों को आके बताना पड़ रहा है, और आप गुड़गांव में वो जो कैंपेन चला रहा है, एक विदेशी सफाई करवा रहा है, बिल्कुल। तो ये शर्म की बात है हमारे लिए। तो नहीं, प्रॉब्लम क्या ना, जैसे मैं कोई आलोचना नहीं करना चाहता जी, जैसे देश में शुरुआत हुई, स्वच्छ भारत अभियान प्राइम मिनिस्टर ने शुरू किया, शुरुआत अच्छी थी, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि वो खाली एक एक्टिविटी बन के रह गया कि लोगों ने झाड़ू पकड़े, बड़े बड़े अफसर ने पकड़े, प्रिंसिपल ने, IAS ने, सब ने, उन्होंने झाड़ू लगाई, सेल्फी ली, वो खींचा। उसके बाद मैं किसी डिपार्टमेंट में था, नाम नहीं लूंगा जी, हमने देखा कि उस डिपार्टमेंट की हायर अथॉरिटी ने पहले कूड़ा डलवाया सड़क, क्योंकि साफ थी, और उसके बाद उन्होंने झाड़ू मंगाई। ये बोला 11:30 बजे लगाएंगे, पहले जो पियोन थे उन्होंने वो सड़क ऐसी की, फिर उसको झाड़ू लगाया, और अखबार में छपा कि देखो इतने बड़े अफसर। और ये तो ये मतलब ये इससे क्या होगा? मतलब ये क्या स्वच्छ भारत अभियान है? मतलब ये लोगों ने, मतलब गाँव में इतने देखते हैं, आप कागजों में बताते हैं 8 करोड़ शौचालय बन गए, आप उस गाँव में सर्वे करो। हमारी टीम ने करें, जिस गाँव में 500 सेंसन थे वहाँ 100 भी नहीं मिले। तो दिक्कत क्या इस देश में? वो खैर अब करप्शन है, इन सब चीज़ों से सर, हर हमारी लेवल पे युवा पीढ़ी को करप्शन जूझना होगा, जूझना भी होगा सर। और मुझे लगता है पेरेंट्स को ज़्यादा कमर कसनी है हर चीज़ के लिए, क्योंकि घर से ही छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। आप एक्स्ट्रा लाइट्स बंद करनी सिखा सकते हैं बच्चों को, टैप बंद करनी सिखा सकते हैं, गार्बेज सेग्रीगेशन सिखा, ये सब चीज़ें तो हम घर के लेवल पे ही सिखा सकते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है आपकी। अच्छा सर, अब हम आते हैं, आपकी एक संस्था है ESDA, एस्डा के नाम से, जी, तो जी, सर जी। उसके बारे में अब आप बताइए, क्या है आपकी संस्था, क्या काम करती है? जी 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 वो बिल्कुल, ये एनवायरमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट एसोसिएशन एक संस्था है, और ये ESDA के नाम से फेमस है। और ये 2004 में हम कुछ 8-10 यूथ थे जो MSc करके निकले। हमें BSc में जो आप कह रहे थे पढ़ा था, हमने भी थोड़ा बहुत पढ़ा, 10-20 क्लास करके हो गए। लेकिन MSc करते समय हमारी एक चीज़ समझ में आई कि क्या रियल में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट की, हमें नहीं लगता था उस समय तक। तो जब हमने पूरा कोर्स कवर करा तो हमें लगा थोड़े जोशीले सब होते हैं ये सब तरीके के, तो हमने कुछ मिलके ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, इसमें हमने काम वाम शुरू करा, प्लांटेशन ये। फिर हमें लोगों ने गाइड करा, हमारे प्रोफेसर ने, कि आप इसको रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। तो 2004 में ये हुआ, तब से हम जितना भी मतलब जॉब से अलग हम सारे लोग हैं। और खुशी की बात ये है
कि इसमें जो अभी क्योंकि डेली मेंबरशिप होती है लगभग 2400-2500 के बीच में। तो मैं भी तो मेंबर हूँ आपके। आप भी मेंबर हैं तो आप भी मेंबर है। और मैं ये देखता हूँ कि जैसे कल मेरे पास वो सारा डाटा एक मेल में मैं कनेक्ट हूँ, वो मुझे भी फॉरवर्ड करते हैं क्योंकि मैं मतलब नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो मतलब मैं देखता हूँ आसाम से किसी की मेंबरशिप होगी, झारखंड से किसी को, हम नहीं जानते, ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट IIT से। और एक और आप देखिए मैडम, स्टूडेंट से लेके और वाइस चांसलर तक, ठीक है, पियोन से लेके और IAS IFS तक, वो सब, कुछ पॉलिटिकल लोग भी सब मेंबर है। हमारी HD में सब बराबर है, स्टूडेंट भी उसी नज़र से हम देखते हैं, वाइस चांसलर वो सब मेंबर हैं। और इसमें काफ़ी सारे एक्टिव मेंबर है। तो इसमें सिर्फ हमारा ऑब्जेक्टिव ये, मैं एक लाइन में बता दूं, ज़्यादा डिटेल में हम कभी से एक प्रोग्राम रख लेंगे। हम ये चाहते हैं, ये सोसाइटी का जो पर्पज है ये, क्योंकि नॉन गवर्नमेंट, कि हम अपने व्यक्तिगत काम से या अपना जो हमारा एक व्यक्तिगत या प्रोफेशनल काम है, मैं जॉब करता हूँ, मेरी फैमिली की जिम्मेदारी है, मेरी जॉब की जिम्मेदारी, उनसे अलग हम सोसाइटी के लिए, विशेषकर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए कितना योगदान दे सकते हैं। फिजिकली कर सकते हैं, हम फाइनेंशियली कुछ दे सकते हैं, हम अवेयरनेस कर सकते हैं, तो वो सब हैं। तो इसमें ज़्यादातर मैक्सिमम जो एक्टिव मेंबर है जॉब ओरिएंटेड है। और हमने इसमें काफ़ी, हम लोग ग्राउंड पे भी काफ़ी काम करते हैं। हमने कुछ पॉन्ड्स जो ख़राब हो गए थे उसको रिजोनेट करा है, हम लोग गंगा रिवर, यमुना पे, हिंडन पे भी काम करते हैं। और हमने कुछ स्कूलों में, लेकिन एक चीज़, मेरा जो 8-10 साल का मैडम एक्सपीरियंस है जी, मैंने देखा कि ये जो काम है विशेषकर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का, इसमें अगर हम सोचें कि मैं पेड़ लगाऊं, मैं कितने पेड़ लगा सकता हूं इंडिविजुअल, और उसके लिए मैं फेमस हो जाऊं, या मैं कुछ तालाब बना दूं, या मैं कुछ और काम करूं। मुझे लगता है अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा, अगर माना कि हम, आपने अपने स्कूल में हमें इनवाइट किया जी, और सपोज उस स्कूल में हमने 11वीं 12वीं 9th 10th के बच्चों को इंटरेक्ट किया, हम 2-3 बार गए और वहाँ 300-400 बच्चे हमारे उसमें आए, हमने उनको सारी चीज़ें बताई, उनसे एक्टिविटीज़ कराई। अगर उनमें से 10% बच्चे भी थोड़े से कॉन्शियस हो गए, और हमारा मोटिव रहता अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन, मतलब उनको संवेदनशील बनाना, अगर वो कोई भी एनवायरनमेंट में गड़बड़ करते तो उनको लगे। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर देंगे तो फिर, अभी तो मैं हर संडे अपने जन्मदिन पे पौधारोपण करता हूँ, फिर लाखों करोड़ों करेंगे। अभी तो मैंने बंद किया है घर में सेग्रीगेट करना वेस्ट, फिर लाखों करोड़ों करेंगे। इसलिए हम स्कूलों में प्रोग्राम करते हैं, यूनिवर्सिटी में करते हैं, आप भी आए हुए हैं, हम नेशनल सेमिनार करते हैं, वर्कशॉप करते हैं। और अब फिर हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट, मतलब हम देश से बाहर निकल के भी बड़े इंटरनेशनल लेवल पे, इससे क्या होता है कि हम क्या काम करते हैं जी, और बाहर देशों में क्या काम हो रहा है, या जिन्होंने, कुछ लोग ऐसे जिन्होंने अपनी लेबोरेटरी में रिसर्च की है और वो तो ग्राउंड पर नहीं आ सकते, उन्होंने क्या रिसर्च किया, उस एप्लीकेशन को हम कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पब्लिक में लेके जाएं और फिर पब्लिक उसको यूटिलाइज करे। और हमने, जब आप आए थे लास्ट ईयर, तो हमारी वो 5th वर्ल्ड एनवायरनमेंट समिट थी, उसमें 900 कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इनमें 150 से ज़्यादा बाहर से थे। और इस बार हमने सोचा है कि इंडिया में तो हम करते हैं, हम लोग ओवरसीज जा रहे हैं। नवंबर में हम लोग 6th वर्ल्ड एनवायरनमेंट समिट थाईलैंड में, बैंकॉक में करने जा रहे हैं। तो ये है हमारा, और सब इसमें, ये सबके लिए ओपन प्लेटफॉर्म है, सबकी संस्था है, ये कोई हमारी इंडिविजुअल नहीं है, समाज के काम करने के लिए। मेंबरशिप का क्या क्राइटेरिया है वो आप बता दीजिए। अच्छा, कुछ लोग जुड़ना चाहें जी, तो? जी, जी जी जी। मेंबरशिप ये है कि क्योंकि देखिए, पहले हमने फ्री मेंबरशिप स्टार्ट की, तो फ्री का कुछ नहीं होता, फिर तो आप किसी को भी, किसी कॉलोनी में गए, तो हमने शुरू किया था 1100 रुपये से। तो अब क्या है कि 2000 की भी मेंबरशिप है, जो अपना स्टूडेंट्स है, रिसर्च स्कॉलर है, ये है, वो भी बन सकता है। और एक थोड़ा 5000 की मेंबरशिप है कि जो एकेडमिक हैं या अच्छी पोस्ट पे हैं, वो हम सोचते हैं कि उसका 2-2,500 कंट्रीब्यूशन भी आ सकता है, तो वो मेंबर बन सकता है। भारत का नागरिक हो, उम्र 18 साल से ज़्यादा हो। और इसमें दोनों अपॉर्चुनिटी है, अगर आप एकेडमिक हैं तो आप उसमें अपना
प्रोफाइल बढ़ा सकते हैं, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, जर्नल में। अगर किसी के मन में है कि मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए, मैं कोई एक्टिविज्म करना चाहता हूँ, एनवायरनमेंटलिस्ट बनना चाहता हूँ, या कोई कंपेन चलाना चाहता हूँ, तो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, आप आइए, ज्वाइन करिए। जो आपको जिम्मेदारी चाहिए जिले लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, या अपने यूनिवर्सिटी लेवल पे, आप उसको आगे बढ़ा सकते हो। और ऐसे धीरे धीरे काफ़ी स्टेट्स में काम हो रहा है। अभी हम बहुत जल्दी एक वॉलंटियर सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स का। अच्छा। बहुत सारे बच्चे हैं, उनको जोड़ेंगे। जी। और मतलब मैडम बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि वो 100 रुपये दें, 1100 दें, उनको क्या लगेगा हमारा एक कनेक्शन हुआ, हम उससे जुड़ गए। लेकिन उन बच्चों को, जैसे अब आपका आज ये हम लोग बात कर रहे हैं, जी, जी। ये रिकॉर्डिंग भी हो रही जी। है, तो इसका जब लिंक, अगर सपोज हमसे 10-15 हज़ार बच्चे जुड़े हुए हैं, सबके हम पे मोबाइल नंबर है, ईमेल्स हैं, जी, तो इस लिंक को हम भेजेंगे। भेज हमने जो ये सकारात्मक बातचीत की है, जी। आपने हमने, वो उनके पास जाएगी, जब भी मन करेगा सुन लेंगे। ठीक है, तो उनको एक कितना नॉलेज हमने स्प्रेड की, उनको मिल गया। सर, एक सवाल है, एनजीओज कैसे जुड़ सकती हैं आपके? एनजीओ भी, जैसे इसमें क्या है मैडम, इंस्टीट्यूशनल मेंबरशिप भी है। कल गुजरात की 2 यूनिवर्सिटीज़ ने हमें लेटर लिखा है कि दे वांट टू पार्ट ऑफ ESDA एज ए इंस्टीट्यूशनल मेंबरशिप। इसमें कुछ हम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से MOU साइन भी कर रहे हैं। अभी आपने एक वर्ड बोला था, ग्रीन स्कूल। जी। हमारा क्या है कि हमने शुरू किया है, उसको हम अभी अंडर प्रोसेस है, कुछ पायलट प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ग्रीन कैंपस और जीरो वेस्ट कि ऐसे कैंपस को हम आइडेंटिफाई करेंगे, हम उन्हें कंसल्टेंसी देंगे, बहुत ही हो सकता फ्री ऑफ कॉस्ट, या जो लोग उसमें काम करेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस पे, कि उनको एक हम लोग कंसल्टेंसी देंगे कि आप अपने स्कूल में किस तरीके से जीरो वेस्ट हो सकते हो, कैसे आप वो, और ग्रीन कैंपस उसको देंगे जो कम से कम 4-5 क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, फिर उसका हम लोग वैलिडेशन करेंगे, तब उसको देंगे। तो NGO, इंडस्ट्रीज और बहुत सारे जो भी चाहें स्कूल्स इसमें जुड़ सकते हैं और हम लोग काम कर सकते हैं। चलिए सर, बहुत कोशिश रहेगी, एज मैं भी मेंबर हूँ, मैं पूरा कोशिश करूंगी कि हम इस विचार को नहीं, फैला आप जैसे पाएं। जो एक्ट में देखता हूँ, आप इतना अच्छा काम करते हैं सोसाइटी में भी, बच्चों के लिए वोमेन एम्पावरमेंट पर आपका काम है। जैसे आप तो खुद एक SDG को आगे बढ़ा रहे हो, जो हमारा जेंडर वाला है। देखो ये सच है, अपनी जिम्मेदारी सब ले लें तो मुझे लगता है नहीं निश्चित रूप से अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे। नहीं, लोगों को लगता है कि कई बार हम करते हैं, हमें सोचते रहे इन्हें पता नहीं क्या है ये। लेकिन अब मैं एक बात सोचता हूँ, अगर सब व्यक्तिगत जीवन जी रहे होते तो क्या आज हम आज़ाद होते? अंग्रेजी राज कर रहे होते? कुछ ने तो सोचा कि हमें करना चाहिए। और मुझे लगता है जब हम लाखों साल पीछे जाते हैं, जब साइंटिस्ट वाला जो पूरा सिनेरियो देखते हैं कि जब हम मतलब वानर से नर बने, मतलब यहाँ तक पहुँचे हैं, जो हमारी प्रोग्रेस है सारा है, वो उन्हीं लेवल पे हुआ जिन्होंने भी एक कदम आगे बढ़ाया है। तो देखो, प्रॉब्लम डिस्कस करना तो ये भी खैर एक जरूरी चीज़ है, कम से कम बीमारी हमने एड्रेस की, पर इसमें सभी को आगे आना होगा, जितना भी आप कर सकते। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप अगर कुछ भी नहीं करते, जब भी आपको एक मौका लगे आप एक पौधारोपण कर दीजिए अपने पार्क में, उसकी टेक केयर कर। आपको 100-200 लगाने की जरूरत नहीं, आपने अगर जीवन में 5-6 भी प्लांट को ट्री बना दिया तो ये भी आपका। जो आपने बोला था, अगर आपने अपने बच्चों को इतना सिखा दिया कि वो रूम से बाहर जाए, फैन और इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑफ करे, ऐसा नहीं कि AC चल रहा है और वो बाहर बैठे हुए, आपका एक बल्ब बंद करना, एक फैन बंद करना, हमारे क्लाइमेट चेंज, एयर पोल्यूशन, इन सब को मिटिगेट करता है, कंट्रोल करता है। और पानी ना चलाएं, अपने घर के बाहर की गंदगी ना फैलाएं, घर के बाहर इतना भी कर लें तो ये भी बहुत। आप देखें ना, अभी मैं कहीं था, अभी 15 दिन पहले गांव में हम लोग गए हुए थे, तो पानी पे वहाँ टॉक थी हमारी, एक पानी मतलब जल पंचायत करके हम लोग करते हैं। तो मैं 2-3 बुजुर्ग बोले, यार पानी तो कोई समस्या ही नहीं है, इतना पानी है, नीचे पानी है, कितने पानी है। तो मैंने उसको बताया कि बाबा जी आप बहुत अच्छे वेस्टर्न UP NCR में हैं, मन की इस देश में ऐसी जगह भी है, अच्छी अच्छी जगह है जहाँ एक बूंद पानी नहीं है, और जहाँ पानी है वो पॉल्यूटेड। देखो चेन्नई, आपने शायद पढ़ा होगा पीछे, पूरी बेंगलोर सिटी में वर्क फ्रॉम होम था, पानी नहीं था वहाँ। ये रिपोर्ट थी कि शायद किसी को यकीन ना हो कि जितने 5 स्टार होटल थे उनके सारे, उन पे 50,000 का जुर्माना था अगर पकड़े गए कि स्विमिंग पूल में पानी है।
सुबह 1 घंटे पानी आता था देखिए और जितने वर्किंग थे उनको बोला वर्क फ्रॉम होम ये नहीं कि आप हमारा हो, अगर यू आर बिलोंग फ्रॉम नोएडा, यू आर बिलोंग फ्रॉम लखनऊ, तो आप वहाँ जाओ, बेंगलोर में मत रहो, आप लखनऊ, नोएडा, दिल्ली जाके वहाँ से आप काम करो। तो जब जो हमारी आईटी सिटी है, मुंबई की भी कई बार शिमला, चेन्नई और पूरा आपका महाराष्ट्र की हालत ख़राब है, बुंदेलखंड की हालत ख़राब है, और आप देखना एक दिन दिल्ली की हालत ख़राब होगी। आप देखते नहीं लड़ते झगड़ते दिल्ली सरकार, लेवल्स तो हर जगह नीचे दिल्ली जा रहे सरकार हरियाणा सरकार का लड़ाई होती है, पानी की लड़ाई। और ये सच बात है। मुझे तो अब लगने लगा है कि जो बात है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को मैं देखता हूँ कि जैसे एक ये भविष्यवाणी की थी कुछ लोगों ने कि जो 3rd वर्ल्ड वॉर होगा वो वाटर को लेके होगा। तो जिस तरीके से इंटरनेशनल डिस्प्यूट है रिवर्स को लेके, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, और चाइना का दूसरे कंट्री, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया, ये जो बहुत सारे देश हैं, इसमें वाटर क्राइसिस को लेके और पानी एक हथियार बनता जा रहा है। केप टाउन इज द सिटी जहाँ खत्म हो गया पानी, खत्म हो गया बिल्कुल, तो कोई फ्यूचर तो वहाँ है ही नहीं फिर। तो ये ऐसी चीज़ है, देखो आपकी बात हम इसमें समाहित कर सकते हैं। जब हम स्टार्ट करते हैं इस सारी चीज़ को, तो एक बहुत बेसिक सी लाइन है कि 3 बेसिक एमिनिटीज़ फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन, जो 3 बेसिक एमिनिटीज़ है, एयर, वाटर एंड फूड जी, ये बेसिक पार्ट है एनवायरनमेंट के जिन्हें हमें प्रोटेक्ट करना है। जैसे एयर है, क्या हम ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते। 5 मिनट से ज़्यादा हम जीवित नहीं रह सकते। Right. लेकिन आप देखिए एयर की क्या क्वालिटी है, नवंबर दिसंबर में आप सांस नहीं ले सकते। वाटर का ये है कि आप 5 दिन से ज़्यादा बिना पानी जीवित नहीं रहेंगे, या तो आपको अवेलेबल नहीं होगा, और अवेलेबल होगा तो बहुत ज़्यादा कंटामिनेटेड और पॉल्यूटेड होगा। तीसरा फूड, जो एक साइंटिफिक चीज़ है कि 28-30 दिन में किसी की भी डेथ हो सकती है बिना फूड के। तो अभी तो हम बात कर रहे हैं कि हमारे देश में 80% लोग, मतलब हम लोग उनको खाना दे रहे, वो खा रहे हैं, और हमारा उसमें कितना पेस्टिसाइड है, कितना जहर है। तो जब हमारा हवा, पानी, खाना तीनों पॉल्यूटेड है, तीनों बर्बाद है, तो हम आने वाले समय में हम या हमारी जो जनरेशन है वो कैसे सर्वाइव करेगी? वो तो सर्वाइव नहीं करने की। तो हम तो अपने आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए बिल्कुल एक ऐसा वातावरण, ऐसा एनवायरनमेंट बना के जा रहे हैं कि उनका जीवन ही नहीं चलने वाला। अगर मैं बड़ी समस्या छोड़ भी दूँ, आपने क्लाइमेट चेंज की बात की थी कि जो दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती है जलवायु परिवर्तन, जो जिससे हमें लग रहा है कि अगर दुनिया का विनाश होगा तो ये क्लाइमेट चेंज से ही होने वाला है, और पहले लगता था कि 100-200 साल बाद कुछ होगा। लेकिन जैसे मैं आज ही देख रहा था, देहरादून में क्लाउड बस्ट हो गया, बादल फट गया, सहस्त्रधारा में, जहाँ जो नदियों में बिल्कुल एक बूंद पानी नहीं होता था, वो पुल तोड़ के, हाईवे तोड़ के निकल रही हैं। तो ये जो घटनाएं हैं, ये सब क्लाइमेट चेंज है। तो हम तो मैडम दावत दे रहे हैं प्राकृतिक आपदाओं को, और अपना पूरा जो एक हमारा बड़ा हाउस है, हम इन्वायरमेंट को यही बोलते हैं, सराउंडिंग अस, चाहे वो कुछ भी है, एयर, वाटर, ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, जो भी हमारे चारों तरफ है, दैट इज़ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। तो हम अपने चारों तरफ जो भी चीज़ है उसको सुरक्षित नहीं रख रहे, जबकि हमारी जिम्मेदारी, अगर हम आज यहाँ बैठे हुए हैं तो हम इस घर की साफ़ सफाई देखभाल करते हैं ना, कोई चीज़ खराब होगी तो आप उसको मेंटेनेंस तुरंत करेंगे। लेकिन जो घर से बड़ा घर है हम सबका, उसके लिए हमें कोई मतलब नहीं है। और जब तक ये सोच हमारी नहीं बदलेगी कि ये बड़ा घर भी हमारा घर है, और इसका हवा, पानी, अगर मैंने हवा गंदी करी तो ये किसी पड़ोसी को खराब करे, उसके हेल्थ को खराब करेगी, और उसने की तो मुझे करेगी। राइट। तो ये एक है, बड़ा विषय है, इस पे हम कितने बहुत हैं, विस्तृत विषय है सर ये तो। अब मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है सर आपसे जी, और तो जितना हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये जो कार्बन क्रेडिट स्कीम है जी, ये क्या है, और जिन लोगों के पास है खेती, बागवानी या फार्मर्स के लिए ये कैसे यूजफुल हो सकती है? बिल्कुल। देखिए, जो कार्बन ट्रेडिंग है या कार्बन क्रेडिट है जी, ये क्या है? ये स्टार्ट तो हुआ था क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए। एक्चुअल में क्या, जो क्लाइमेट चेंज है वो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से है, जिसमें मेजर गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है।
लेकिन हम ज़्यादा जो बात करते हैं, जो ज़्यादा अमाउंट में, वो कार्बन है। तो हमें कार्बन को कम करना है। जी। आपके जितने पावर प्लांट है, जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, और या व्हीकल ट्रैफिक है, इवन एग्रीकल्चर भी, ये सोर्स है ग्रीन हाउसेस के। जी। तो बात आई, नियम तो ये होना था कि सबको अपना इमिशन जो है, उत्सर्जन है, वो कम करना है और धीरे धीरे ख़त्म करना है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट क्या आया, जिससे मैं ज़्यादा सहमत भी नहीं हूँ, कि ये कॉन्सेप्ट आया कि जैसे अगर मुझसे अपना कार्बन कम नहीं होता, जैसे मुझे 1000 टन कार्बन कम करना, आप ऐसे समझिए 1000 कम करना है, मुझसे 500 ही हुआ, ठीक है जी जी। तो मुझे कायदे में तो 1000 करना था, राइट। या मुझे लगा मैं नहीं करता, एक टन भी नहीं करता, खास तौर से कंपनियां, बड़ी कंपनी जो गलत डायरेक्शन में चला जी, गया। जी, जी। देखो, बना तो ये था कि मैं भी कम करूं, अगर मुझसे ना हो पाए, आपको 100 टन करना था, लेकिन आपने 100 की बजाय 500 टन कम कर दिया, तो आपके पास 400 एक आपके Points, पास credit पॉइंट्स हो हैं, गया। क्रेडिट है जी। अब मैं वो जो 500 टन है, मैंने 1000 का 600 किया, तो 400 आप पे ज्यादा, मैं 400 आपसे खरीद लूं, जी। ठीक है। तो आपको मैंने पैसे दिए और मेरा 1000 का टारगेट पूरा हुआ, आपको पैसे का फायदा हुआ, इसलिए लोग ज्यादा करेंगे, किसान, इंडस्ट्री, और मेरा भी जितना फट कर सकता था हो गया। तो अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें तो एक कॉन्सेप्ट अच्छा था, इसी बेसिक पे बनाया था। लेकिन एक्चुअल स्थिति क्या है, जब लोगों को लगा कि अगर हम पे अच्छा पैसा है तो हम अपने बिजनेस मॉडल को क्यों खराब करें। अच्छा। हम जो फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं, कोयला, पेट्रोल, डीजल, उसको चालू रखते हैं, क्यों हम ग्रीन एनर्जी पे आए। हमने देखे इनसे खरीद लेंगे, हम पे पैसा था, जो छोटे मतलब इंडस्ट्रीज थी, उनको उन्होंने पैसे के लिए उन्होंने ठीक कर लिया, अब मैंने खरीद लिया। अब सवाल मेरा ये है, जो मैं इत्तेफाक नहीं रखता इससे कि ये गलत डायरेक्शन में चला गया, कि मैडम मैंने खरीद लिया, ठीक है, मुझ पे पैसे थे, पर जो नेचर को, एनवायरमेंट को मैं 1000 टन निकालता हूँ, नुकसान करता हूँ, वो तो हो गया, क्योंकि हम पैसे की बात तो थी नहीं। या तो कुछ ऐसा नियम होता कि उनको भी कम करना है, मुझे भी कम करना है। अगर मुझे बिल्कुल एजेंसी देखे नहीं कम कर पा रहा, या कोई इंटरनेशनल ऐसी बॉडी हो कि जो ज्यादा कर रहा, उनको वो प्रोत्साहित करके उनको पैसा मिले सरकार से, कोई इंटरनेशनल फंड बन जाए कि अगर मैंने 400 ज्यादा अचीव कर लिए तो मुझे सरकार दे, हाँ, या कोई एजेंसी दे। तो आपसे मेरा सवाल यही है सर, कि फार्मर्स के लिए यूजफुल है। हाँ, अब मैं फार्मर का बताता हूँ, ये यूजफुल सबके लिए है। अच्छा, जैसे फार्मर की चलो बात कर लेते हैं जी। अगर कोई फार्मर ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है, वो काफ़ी कार्बन क्रेडिट अपना मतलब सेव कर सकता है, क्रेडिट कर लेता एक दूसरा है इसमें मेजर है एग्रो फॉरेस्ट्री, कि आपने देखा होगा, बल्कि आपकी तरफ सहारनपुर की तरफ मैं देखता हूँ, आपने अपनी गेहूं या चावल की क्रॉप है और चारों तरफ आपने यूकेलिप्टस या पॉपुलर के पेड़ लगा दिए, ठीक है। तो जो आपने पेड़ लगाए वो क्या करेंगे, वो तो कार्बन को एब्जॉर्ब करेंगे। तो उनका कुछ एक क्या है, ये पूरा एक फॉर्मूला डेवलप किया है इंटरनेशनल एजेंसी ने, कि आपने इतने पेड़ लगाए, इतने इस साल में, इतने दिनों में इतना कार्बन मतलब क्रेडिट करेंगे, कार्बन को वो एब्जॉर्ब करेंगे। तो अब सपोज आपने 5 साल में एक आ गया कि आपने 5 साल में इतने एकड़ में इतने पेड़ थे और इतनी आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो आपका क्या हुआ कि 400 या 500 टन आपका कार्बन हो गया, तो उसको कोई भी खरीद लेगा। तो ये तो अच्छी बात है कि हम ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं और हमारा कार्बन बना रहे हैं, क्योंकि हमें तो पैसे मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल तो हमने नेचर के लिए कितना अच्छा किया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की है, प्लांटेशन किया है, एग्रो फॉरेस्ट्री की है। तो किसान इस तरफ जा सकते हैं और वो अपना बहुत अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। लेकिन बस थोड़ा ये कि जो वैलिडेशन है, जो बीच में कुछ कंसल्टेंसी बन गई है कि इधर से वो किसानों के साथ कंसल्टेंसी करती है कि हम तुम्हें कंसल्टेंसी देंगे कि कैसे आप कार्बन क्रेडिट बचा सकते हैं, और फिर वो जो एजेंसी हैं जो ये मतलब बताती है कि हाँ इतना हो गया, किसी ना किसी को तो मतलब ये सर्टिफिकेट देना होगा ना। तो ये जो है ना, इसमें बहुत ही मतलब जो अब दिख रहा है, पिछले रिपोर्ट्स जो आ रही हैं, बहुत ज़्यादा मैं कहूँ धांधली हो गई है। अच्छा, मतलब कोई रेगुलेशन नहीं माना कि जो बड़ी बॉडी है जो एक कंसल्टेंसी है उसने क्या करा, कुछ सेटिंग करी। ऐसी रिपोर्ट भी है कि उन्होंने किसी इंडस्ट्री में कुछ ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन उस इंडस्ट्री का ऊपर कुछ करके
500 या 1000 का सर्टिफिकेट बनवा दिया। कागजों में भी एमिशन ऑन कम हो पेपर ही गया, हुआ, ऑन पेपर वो हो गया। ग्राउंड पे ना इधर काम हुआ ना हाँ, उधर हुआ। क्या हुआ, जिसका बना उसको पैसे मिल गए, जी। जिसने कंसल्टेंसी करी उसको भी पैसे मिल गए, और ऊपर उसे सर्टिफिकेट देने के पैसे मिल गए। तो जो एक एक्चुअल होना चाहिए, कोशिश अच्छी थी, करी गई है, लेकिन अगर ये जो पैसे का लेन देन है कि आप कर लो और आपका जो थोड़ा अच्छा हो जाए मैं इसे कर लूँगा, तो मेरे जो 1000 टन 2000 टन जो हमारी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, जो बड़े, अब जैसे अफ्रीका जैसे देश हैं वो तो मरेंगे। अब जैसे मालदीव है, मैं मालदीव गया हूँ, मैं बताता हूँ, वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है। अच्छा। वो 0 कार्बन है, वो बिल्कुल करता, जब कुछ बनाता ही नहीं है ना, वहाँ एग्रीकल्चर है। भी हमारे यहाँ हाँ, 0 हाँ, कार्बन एमिशन हाँ, कंट्री है। लेकिन मालदीव तो बिल्कुल है, समुद्र में बसा हुआ है। अब वो तो क्रेडिट भी नहीं कर सकता, लेकिन जितना भी आसपास जो पूरी दुनिया में पॉल्यूशन हो रहा है, सबसे ज़्यादा नुकसान नंबर 1 अगर देखा जाए तो वो मालदीव को है। अगर जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है सी लेवल, तो सबसे पहले अगर इस दुनिया में कोई देश खत्म होगा तो मालदीव होगा, लेकिन उसका रोल 1% नहीं है। राइट। अब इंडिया ने कार्बन क्रेडिट बनाया कई 1000 टन, और अमेरिका की कंपनी ने खरीद लिया, या बांग्लादेश की ने बनाया, इंडिया ने खरीद लिया। ये हमारा तो बिजनेस मॉडल हो गया। लेकिन जो ये छोटे देश है जिनका वो तो बेचारे अफेक्टेड हो रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से हो कि सबके लिए कंपलसरी हो, और एक फंड बने कि जो डेवलपिंग कंट्रीज या बहुत पिछड़े कंट्रीज हैं जो वो काम कर रहे हैं उनको हम बढ़ाएं। तो एक लाइन में तो ये कि जब तक वो सिस्टम नहीं बनता, अपने फार्मर से तो हम यही कहना चाहेंगे कि वो इस तरफ थोड़ा जाएं, अपनी खेती के साथ साथ, और कुछ सारी कंसल्टेंसीज हैं उनसे संपर्क करके खेती भी करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग और एग्रो फॉरेस्ट्री और भी कुछ चीज़ें हैं, उनके माध्यम से आप जो है ये भी पैसे कमा सकते हैं, बिजनेस मॉडल बना सकते हैं, कई सारी चीज़ें हैं। तो ये है, ये अच्छा एक कमाई का। थैंक यू सो मच सर, बहुत सारी चीज़ें हमने कर ली, और ये इतना वाइड है ना ये विषय कि हम इस पे और 2 घंटे बात कर सकते हैं, पर जितनी हमने बातें करी और सर से जितना समझा सीखा, तो हम सम अप कर सकते हैं कि आज हमने एनवायरनमेंट साइंस पे क्या क्या कोर्सेज हैं उनके बारे में बात की, करियर्स पे बात की, ISDA के बारे में जाना जो सर की एक संस्था है, कार्बन एमिशन के बारे में जाना जिसमें किसानों को और अपनी जानकारी इस विषय में बढ़ानी चाहिए, और हमने ये समझा कि जो SDG गोल्स हैं वो ना सरकारों पे आधारित होके, मुझे लगता है नागरिकों को खुद ही जिम्मेदारी उठानी होगी। जी जी। तभी शायद परिवर्तन आ पाएगा। अवेयर होने, दिस इज हाई टाइम। एनवायरनमेंट एक ग्लोबल कंसर्न है और इससे कोई अछूता नहीं रहेगा, सब लोग इससे इफेक्टेड होंगे। तो ये अब हमारी जिम्मेदारी अगली जनरेशन के लिए और ज़्यादा हो जाती है कि उनको सुरक्षित भविष्य देने के लिए हम लोग अपनी जिम्मेदारी एनवायरनमेंट के लिए समझें। थैंक यू सो मच सर, आप आए, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, इतनी सारी हमने बातें करी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। मैं भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके माध्यम से हजारों लाखों तक ये अवेयरनेस जाएगी। तो जो हम 50 जगह जाके करते हैं छोटे छोटे स्कूलों में, अब आपने किया तो बहुत अच्छा, और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप ऐसे ही समाज के लिए काम करते रहिए। मैं देखता हूँ कि आप अलग अलग विषय पे अपना ये पॉडकास्ट करते हैं, बहुत अच्छा काम है, और आपने मुझे बुलाया, मैं भी आपका धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। थैंक यू सर।